वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मेहमानों के साथ सारी खबरों की पड़ताल जारी है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा चुनावी राज्यों के अंदर भी इस बार लोकसभा वाली स्थिति दिखाई दे रही है। लोकसभा में क्या कार्ड चला ऑपोजिशन का और कामयाबी के साथ चल गया, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। और अगर इनको वैसी सत्ता मिल गई होती जैसी ये कह रहे थे 400 पार, तो ये संविधान बदल देते। और ये बात कुछ एक तबके ने स्वीकार भी कर ली, इसलिए बीजेपी को कुछ नुकसान भी हुआ। लेकिन राज्यों के चुनाव में भी अब यही बात दोहराई जाने लगी है। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों के, और सब उसको कह रहे हैं कि ये 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा इम्तिहान होगा। और खासकर लोकसभा चुनाव के बाद, जिसमें इतनी इल्जाम तराशी की गई कि भाई किसकी वजह से सीटें कम हो गई यूपी के अंदर, इसके लिए कौन, योगी सरकार जिम्मेदार है या केंद्र पार्टी जिम्मेदार है, तमाम बातें हुई। अब दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे एक बार फिर वही नैरेटिव विपक्ष को चलाने का मुद्दा मिला। इसकी चर्चा हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। कैसे टीचर भर्ती पर जो हाईकोर्ट है उसने रोक लगा दी। 69,000 टीचरों की भर्तियां योगी आदित्यनाथ ने कराई थी, वो सारी की सारी निरस्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि कुछ छात्र अदालत में गए ये कहते हुए कि इसके अंदर ओबीसी का जो आरक्षण है वो मारा गया। ओबीसी की कम से कम 19,000 भर्तियां कम हुई और वो अगड़े छात्रों को, जो है अगड़ी जातियों के छात्रों को उसका लाभ मिल गया। अब आज इसको हम जरा पूरी तरीके से आपके सामने डिकोड करेंगे, इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है। वैसे तो ये सच्चाई है, इसको जब यहाँ सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बताने के लिए नहीं है। लेकिन एक सवाल फिर भी तो उठता ही है ना कि योगी सरकार ने अगर भर्ती की थी तो क्या उसमें पारदर्शिता नहीं थी? उम्मीद तो उनसे की जाती है कि वो बिल्कुल बाय द रूल्स भर्ती निकालते और उसमें नियुक्ति करते। फिर कहां इसमें चूक हुई है ऐसी? एक बात ये। दूसरा भी लैटरल एंट्री का मामला बड़ा चल रहा है कि यूपीएससी ने निकाली 45 भर्तियां, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं वो सीधे सीधे नियुक्त किए जाएंगे। वो प्रोफेशनल्स होंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे पीएसयू से ला करके। इसको लेकर के भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव सब कह रहे हैं देखा फिर एक बार ये पिछड़ों का आरक्षण मारने की तैयारी की जा रही है। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई थी आप जानते हैं? वो भी आपको मैं पूरा बताऊंगा। पहले, लेकिन इस सबसे पहले, ये तो आरक्षण वाली बातें तो होंगी, मैं आपको सुनाता हूं केशव मौर्य की बात। गजब है। मीडिया में कम से कम 2-3 हफ्ता ये सब चलता रहा कि द्वंद्व है उत्तर प्रदेश के अंदर। केशव मौर्य कभी दिल्ली कभी लखनऊ, कभी दिल्ली कभी लखनऊ, कि वो कुछ चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जो योगी जी को मंजूर नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य जो है शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मीडिया के सामने कभी बात नहीं की उन्होंने योगी जी को लेकर। बड़े अरसे तक कोई तारीफ के शब्द भी, अपनी ही सरकार के जिसके वो मुख्यमंत्री हैं, 2 बोल भी उन्होंने नहीं बोले। लेकिन जब अब तूफान थोड़ा शांत हुआ है, उसके बाद आप देखिए अब केशव मौर्य क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव को भी जवाब दे रहे हैं, योगी जी के लिए क्या कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सुनिए। फिर आपको अखिलेश यादव की बात सुनाता हूं। हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? देखिए, कहावत तो वैसे ये है कि कोई तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इसको पलट दीजिए, कोई तो मजबूरी रही होगी, नहीं तो इतनी तारीफ कोई कभी नहीं करता। देवेंद्र जी, क्या खेल है? निश्चित तौर पे उनको अभी ये शायद समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार का तेवर दिखाने की इनडायरेक्ट कोशिश चल रही थी, पार्टी का टॉप लीडरशिप उस बात को लेकर सहमत नहीं है। और बीजेपी में ऐसा होता भी नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़, किसी बात को लेकर आपत्ति जतानी हो तो ये तरीका अख्तियार करें, ऐसा होता नहीं है बीजेपी में। बीजेपी में इसको उल्टे लिया जाता है, क्योंकि सीधे सीधे ये समझ में आता है कि आप पब्लिकली जाकर पार्टी के अनुशासन को चोट पहुंचा रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि टॉप लीडरशिप से कोई सीख मिली होगी जिसके चलते हृदय परिवर्तन हुआ और इस तरह की बात कही जा रही है। बीजेपी के लिए फील गुड वाली बात हो सकती है, क्योंकि अगर टॉप लीडरशिप में, प्रदेश के टॉप लीडरशिप के भीतर अगर इस तरह से बिखराव की समस्या हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राउंड तक कार्यकर्ता कैसे बढ़ जाते हैं। और ऐसे समय में जब चुनौती इतनी बड़ी है, अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ एक मोमेंटम लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, वहां पर अगर बीजेपी इतनी बिखरी हुई हो तो पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता था। शायद उसके डैमेज कंट्रोल के तहत काम किया गया है। समीर जी, सुना आपने? देखिए, वही केशव प्रसाद मौर्य जो कुछ दिन पहले पुलिस अधिकारियों की बैठक ले रहे थे, वो कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं है।
चुनाव के बात कर रहे थे कि ओबीसी का ध्यान नहीं रखा गया। बेसिकली केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो मीडिया के अंदर चर्चा चल रही थी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे, तो ये संदेश जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी की बात रखी नहीं जा रही है। और चूंकि योगी आदित्यनाथ एक अपर कास्ट के एक ठाकुर मुख्यमंत्री है, तो वो लड़ाई ठाकुर बनाए ओबीसी के रूप में प्रदेश में लेके जा रही थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये केशव प्रसाद मौर्य को जब दिल्ली आए, बैठकें की उन्होंने, तो उनको संदेश दे दिया गया है कि भाई कोई वैकेंसी खाली नहीं है उत्तर प्रदेश में, न 2027 के पहले कोई वैकेंसी खाली होने वाली है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। हार जो हुई है, जो उत्तर प्रदेश में जो बुरा प्रदर्शन हुआ है, उसकी समीक्षा हो रही है। पार्टी उसकी जिम्मेदारी तय करेगी, पार्टी सुनिश्चित करेगी कि आने वाले समय चुनाव के अंदर कोई नुकसान न हो। लेकिन इस तरीके से एक मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करना और कार्यकर्ताओं के अंदर संदेश देना और ओबीसी वोटर्स के अंदर ये संदेश देना पार्टी से स्वीकार नहीं करेगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में बहुत आसानी से एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि एक नेता पार्टी फोरम के बाहर जाकर सार्वजनिक रूप से किसी नेता की बुराई करे। पोजीशनिंग भी है ना कहीं ना कहीं, मैं अपनी पार्टी का, प्रदेश का ओबीसी का सबसे बड़ा नेता हूं। देखिए, वो तो मानते हैं कि मैं ओबीसी का नेता हूं, वो ये भी बात मानते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ से सीनियर लीडर हूं, मेरा कद उनसे कम नहीं, भले ही वो मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन पार्टी के अंदर मैं योगी आदित्यनाथ से सीनियर हूं। तो वो ये बताना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने बता दिया कि भाई वो समय अलग था। आज योगी आदित्यनाथ जिस तरह 2017 से प्रदर्शन किया है, योगी आदित्यनाथ की जगह अपनी जगह, आपका स्थान अपनी जगह। आज में देखिए, आज हम ये बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करने वाले थे, लेकिन जब केशव जी का बयान सुना तो रहा नहीं गया, इसलिए अपने ये बात की। अब जरा मैं उस पर आता हूं, मुद्दा जो ये आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। अखिलेश यादव इस पर बिल्कुल राशन पानी लेकर सरकार के ऊपर चढ़े हुए हैं और भाई उनको मौका मिला है कहने का, और मौका सरकार ने खुद दिया है। हाईकोर्ट ने सारी नियुक्तियां रद्द कर दी हैं और फिर ये यूपीएससी वाला मामला भी हो गया। इसमें भी लेकिन बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव को जवाब देने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को या तो दी गई है या उन्होंने जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले रखी है। तो अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच क्या द्वंद्व चल रहा है, ये सुनिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि अब सरकार की ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। सरकार को उनकी क्रेडिबिलिटी की बात भी है। जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, कोर्ट के निर्देश पर यह सूची बननी है अब नई, या जिनकी नौकरी जाएगी वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है नौकरी देना, आरक्षण से जो खिलवाड़ की है उसका जवाब देना, जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिलना, और जिनकी जा भी नहीं उसके लिए भी जिम्मेदार सरकार है। सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। आखिर सरकार ने घपला किया कैसे, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अखिलेश यादव जी का खेल खत्म हो चुका है। झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा के 2024 के चुनाव में। अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल भ्रष्ट होगी, साइकिल सफाई जाएगी। ये अखिलेश यादव जी दो धारी तलवार लेके चलते हैं, तो हम चार धार की तलवार लेकर के चलते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी का बयान बड़ा सोचा समझा, बड़ा सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। आपको याद होगा जब उनको अभी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाना था तो उन्होंने एक ब्राह्मण नेता माता प्रसाद पांडे को चुना था। उस वक्त ये बात हुई थी, अब वो क्या ब्राह्मणों की तरफ भी एक आउटरीच कर रहे हैं, अगड़ी जातियों की तरफ भी एक आउटरीच कर रहे हैं। ये उन्होंने बयान में कहा क्या कि नौकरी देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, नियुक्त करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब जब हाईकोर्ट ने नियुक्तियां निरस्त की हैं तो जिनकी नौकरी जाएगी उसकी जवाबदेही भी सरकारी। नौकरी जाएगी किसकी? नौकरी उन्हीं अगड़ी जाति के छात्रों की जाएगी जिनके ऊपर हाईकोर्ट ने कहा है कि ये दोबारा नए सिरे से नियुक्तियां की जाए। तो वो उनकी बात भी कर रहे हैं और साथ साथ ये तो बता ही रहे हैं कि अब पिछड़ों का आरक्षण इस योगी सरकार ने मारा है। अवधेश जी, देखिए, विपक्ष में होने पर अच्छा अवसर रहता है आपको बोलने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए, चुनाव में या राजनीति में लड़ाई का जो पहला सूत्र होता है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आप अगर जवाब देंगे रक्षात्मक होकर तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमले का जवाब प्रति हमला होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही है कि ये वैकेंसी उनके समय की थी, उन्होंने शिक्षा मित्रों की जो है नियुक्तियां की थी सहायक शिक्षकों के रूप में, जो इतने उसमें गड़बड़ी थी, विसंगतियां थी कि उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। नए सिरे से फिर कहा था कि नियुक्ति करो, वहीं से कहानी शुरू हुई है ना। कहानी शुरू हुई, लेकिन कहानी दोहराई भी तो गई है। अब वो बात उनकी भी निरस्त की गई, इनकी भी निरस्त की गई। तो ये जो आई है अब इस समय, देखिए, एक तो 19,000 कहा जा रहा है, जो आंकड़े में 6,800 के मोटा मोटी आ रहा है कि अगर आरक्षण कंप्लीट होगा, क्योंकि उसमें इतना ही हुआ है
कि जो लोग इतना कट ऑफ मार्क उनका आ गया, जो नॉर्म सामान्य में जा सकते थे उनको 6,800 ही सही, इतने लोगों की नौकरी जाएगी ना जो अभी लगे हुए हैं। नहीं, जिनकी मिल गई है उनकी भी जाएगी, कुछ लोगों की नौकरी जाएगी जा ना, सकती है, जब दोबारा लिस्ट निकलेगी तो बहुत से लोगों की रद्द होगी, जाएगी और रद्द होगी। तो अब ये गलतियां हुई हैं और इस गलती की ओर ध्यान जो है लंबे समय से दिलाया जा रहा था। हैरत की बात है कि सरकार ने इसको उसी समय ध्यान दे करके नए सिरे से सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की। वही बात। और अब अफसरों पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि अफसरों ने गड़बड़ी कर दी, जिन नियमों के तहत होनी चाहिए थी उन नियमों के तहत नहीं हुई। अवधेश जी, नहीं, अफसर ने तो गलती तो अफसरों की ही है, लेकिन सरकार ऐसे संवेदनशील इशू पर, क्योंकि नियुक्तियां जो योगी आदित्यनाथ का जो यूएसपी है क्या है, फर्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर, सेकंड है कि अपॉइंटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई पैरवी नहीं है। ये दो सबसे बड़ा यूएसपी, और तीसरा तो खैर उनका अस्थाई है हिंदुत्व। तो ये दूसरे यूएसपी को लेके तो ज्यादा सचेत होना चाहिए जो उनके ओएसडी है, जो उनके बाकी लोग बैठे हुए हैं, कि वहां के पिछड़ा वर्ग आयोग आपको 8 महीना पहले 6 महीना पहले बता रहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, उसी समय लेके उसकी फाइलें मंगा के देख के स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इसमें गड़बड़ियां हुई हो की जा सकती थी। तो वो तो भूल हो चुकी है, अब इस भूल को सुधारने का क्या उपाय हो सकता है यह देखना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव जो कुछ कह रहे हैं ना, अखिलेश यादव की राजनीति के अलावे इसमें कोई बहुत नैतिक आधार उनका नहीं बनता है। अब सर नैतिक आधार, अब जब आप ही ने कहा था ना मौका मिला है तो कोई चूकेगा क्या? वो क्यों याद दिलाएंगे कि मेरे समय में क्या क्या हुआ था और कितनी हजारों नियुक्तियां रद्द हुई थी? उनके समय तो रेयर कोई ऐसी नियुक्ति हो जिसके पेपर लीक नहीं हुए। योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी एक से एक समस्या खड़ी हो रही है। देखिए, पहले नजुल का बिल आता है, फिर वो रुक जाता है। फिर वो पंतनगर में बुलडोजर चलाने की बात होती है, वो रोक देते हैं। उसके बाद प्राइमरी टीचर की अटेंडेंस डिजिटल करने का वो वापस लेते हैं, वो वापस ले लेते हैं। अब ये शिक्षकों का उनके ऊपर एक नया आता है। फिर वो कावड़ियों के लिए जो आदेश देते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट रोक देता है। तो मुझे लग रहा है कि लगातार जिस तरीके से 19 के परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ निर्णय हो रहा है, या उनके जो निर्णय लिए उनके लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। और देखिए, ओबीसी का मामला तो अखिलेश यादव उठाएंगे। जिस ओबीसी ने अखिलेश यादव को 2024 के चुनाव में इतनी बड़ी ताकत दे दी है, अखिलेश यादव चाहेंगे कि 2027 का चुनाव तक वो ताकत बरकरार रहे और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा नहीं उठा पाए। तो अब वो शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, या जो 45 अपर सचिव दूसरे नियुक्ति का केंद्र में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का मामला हो, अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को बनाते रहेंगे। और देखिए, सिर्फ लोकसभा से विधानसभा चुनाव की बात नहीं है। कल महाराष्ट्र में शिवसेना के एक नेता ने, जो उद्धव ठाकरे के नेता, उन्होंने बयान दिया है कि जब बीएमसी के चुनाव होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि बीएमसी का मेयर दलित बने, कोई हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे ओबीसी या दलित बने। तो अब हर जगह जाती पॉलिटिक्स, अब ये पॉलिटिक्स लोकसभा विधानसभा के बाद अब ये कॉर्पोरेशन की तरफ जिस तरह से बढ़ रही है, मुझे लग रहा है उस वर्ड को आकर्षित करने की यूपीएससी वाली बात मैं आपके सामने करता हूं। लेकिन रोहन, एक कमेंट आपका इस पर। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो यूपी में हार हुई भाजपा की, लग रहा था कि कुछ तो बीजेपी ऐसा करेगी जिससे कि नैरेटिव कंट्रोल कर पाए, लेकिन आपकी पार्टी का अंदर का झगड़ा, केशव प्रसाद मौर्य फिर बनाम योगी आदित्यनाथ, फिर ये सारी चीजें भी जितनी बताई हैं समीर जी ने, काबू में नहीं दिखाई दे रही। मैं आपको बताऊं सौरभ, कि अगर आप 2019 से लेकर 24 तक प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल देखें, फार्मर प्रोटेस्ट बिल आया और सीए आया। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुई सीए की, और दूसरा फार्मर प्रोटेस्ट की आपने पंजाब हरियाणा में देखी। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने आप को प्रधानमंत्री को रोल मॉडल भी मानते हैं। जिस तरीके से आपने देखा, प्रधानमंत्री ने रोल बैक करके भी देश में दिलों को जीत लिया उस समय, और 24 के चुनाव में फिर से सरकार बनाई। मैं अभी भी ये समझता हूं कि जिस तरीके से इसके नियम जो सामने आए थे ना, इसके जो कानून आए थे टीचर भर्ती के, जो आपने 69,000 की बात करी, ये आपको मैं बता दूं कि उसके अंदर जिन उम्मीदवारों ने कैटेगरी ओबीसी के अंदर भरा था, वो ओबीसी के अंदर ही ले सकते हैं। वो ये नहीं कर सकते कि जो जनरल की, जो यूआर कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं, उनको वो ऑक्यूपाई कर लें। तो इस केस में यही तो मामला बताया जा रहा है ना। नहीं, मैं अभी यही बता रहा हूं आपको। लेकिन वो कि भाई जिसने नंबर जनरल कैटेगरी के बराबर पाए, उसकी भर्ती केवल रिजर्व कोटे में क्यों, उसकी भर्ती जनरल में होनी चाहिए थी। हाँ, उसकी भर्ती जनरल में होनी चाहिए थी। तो इसलिए कह रहा हूं कि वो जो बाकी नंबर आ रहे हैं ना आपके पास में 19,000, वो कहीं ना कहीं जो आंकड़े आ रहे हैं, उसको लेके यूपी की सरकार, मेरा यह दावा है कि वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट, और मेरे पास में सोर्सेज भी हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑलरेडी वो सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार जाएगी तो फिर ये अखिलेश यादव बोलेंगे, राहुल गांधी बोलेंगे, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ों का साथ दिया था, पिछड़ों नहीं, लेकिन वो सारे ओबीसी के काटने के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ जो एलिजिबल है नहीं जाएगी। योगी का बयान आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। अब जरा लेटरल एंट्री वाली 45 भर्तियां यूपीएससी ने निकाली।
अब ये ऐसी भर्तियां पिछले कार्यकाल में भी निकाली गई थी, उसमें से बहुत सारे अफसर जो हैं, बल्कि लगभग सभी अभी सरकार में नियुक्त है, वो अपना काम कर रहे हैं। अब इसको लेकर के जब शोर मचाया गया कि सीधे सीधे केंद्र सरकार में उच्च पदों पर बाहर से आए लोगों की भर्ती अगर की जाएगी, तो जो पहले एक तो नीचे जो काम कर रहे हैं, जो सिस्टम के थ्रू आए हैं, उसमें कोई बहुत सारे आरक्षण के थ्रू भी होंगे, वो उनकी पदोन्नति में, उनके प्रमोशन में असर पड़ेगा। फिर ये कहा गया कि ये जो आप 45 लोगों को ले रहे हो, इसमें आरक्षण है क्या? उसमें आरक्षण नहीं है, ये बात सही है, लेकिन क्या उसमें आरक्षण हो सकता है? जब आप कोई टैलेंट हंट कर रहे हैं, ये किस्म का टैलेंट हंट है, मुझे जरूरत है कि मेरे पास अच्छे टेक्नोक्रेट्स हों, पॉलिसी के विशेषज्ञ हों, अपनी डोमेन के विशेषज्ञ हों, क्या मैं उसमें जाति ढूंढूंगा? अब सवाल यह कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। देवेंद्र आपको डिटेल में बताएंगे। मुझे जो पता लगा है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनाया गया था कई दशक पहले, 2005 में। वो ये दूसरा वाला था, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव। पहली शुरुआत हो गई थी मोरारजी देसाई के समय ही। हाँ, और इस सेकंड वाले के अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली, और ये इनकी रिकमेंडेशन थी। हाँ, मोरारजी देसाई के समय में पहली बार ये आइडिया आया था। हालांकि उसमें ये लेटरल एंट्री टर्म का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन इस टर्म का इस्तेमाल किया गया 2005 में, जब एआरसी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बना था। तो उसकी सिफारिश में एक प्रमुख सिफारिश ये थी कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए, और लेटरल एंट्री होने के पीछे वजह ये बताई गई कि जैसे एक्सपर्ट्स की हमें ज़रूरत है, जैसे टेक्नोक्रेट की मान लीजिए ज़रूरत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आईएएस उस रूप में नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, क्या आयुष मंत्रालय का सेक्रेटरी एक आईएएस होना चाहिए, या एक जो आयुर्वेदिक में बहुत एक्सपर्ट हो उसको होना चाहिए? तो अभी जो सही बात है, अभी जो सचिव है वो आयुर्वेदिक बैकग्राउंड के हैं। तो उस मकसद से इनको लिया गया था, इस लेटरल एंट्री के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सिर्फ उसको इंप्लीमेंट किया है। हालांकि पहली बार में देखें तो सिर्फ 9 ऐसी वैकेंसी हुई, 9 लोगों को लिया गया। दूसरी बार में 63 के आसपास लोगों को लिया गया। लेकिन मकसद ये था कि हर क्षेत्र के जो विशेषज्ञ आपको चाहिए वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक भी। और इसमें सौरभ, एक तो ये है कि बाहर से भी लोग आएंगे, प्राइवेट सेक्टर से भी लोग आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट सेक्रेटरीट में जो अधिकारी काम कर रहा है, अगर वो विधान के मामले में एकदम से विशेषज्ञ है, तो क्या उसको विधि मंत्रालय में भेज के आप ज़्यादा एफिशिएंट विधि मंत्रालय को नहीं बना सकते? तो ये भी मकसद था, उस तरह की पोस्टिंग कुछ हुई भी है। तो प्राइम मिनिस्टर का आइडिया ये था कि जो पहले से हमें आइडिया ये दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हर फील्ड का जो एक्सपर्ट है उसको लेकर आया जाए। और ये आईएएस लोगों ने ये व्यवस्था बना रखी थी अंग्रेजों के बाद ही कि सब कुछ उनके डोमेन में कोई नहीं आना चाहिए। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी एक आईएएस क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उस बैकग्राउंड का व्यक्ति हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है कि हाँ, फौज की क्या ज़रूरत है, फौज के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? ये सवाल उठते रहते हैं हमेशा से, और उसी सवाल के हल के तौर पर इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे कि अपोजिशन के सामने अभी सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उनको ये समझ में आया है कि हर मसले पर आरक्षण का राग लेके आओ ताकि बीजेपी बैकफुट पे जाए। लेकिन इसका काउंटर क्या बीजेपी उस इफेक्टिवली कर पा रही है? जैसे यही बात जो है एआरसी वाली बात जो भी आपने बताई, ये बीजेपी को पता बोलनी चाहिए। निश्चित तौर पे ये पार्टी के सामने ये बड़ी चुनौती है कि आप बताएं कि इसकी उपयोगिता क्या है और किस वजह से इसको लेकर आया गया। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार का आइडिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आइडिया है, ये तो यूपीए के समय का आइडिया था जिसे पीएम मोदी ने बस इंप्लीमेंट किया है, और इंप्लीमेंट करने के पीछे की मंशा भी बताई जा सकती है। तो निश्चित तौर पर कम्युनिकेशन के मामले में बीजेपी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। अच्छा, आप ऐसे भी सोचिए, आरोप क्या है कि आरक्षण मार रहे हैं, लेटर 45 लोग बाहर से लाओगे, आप आरक्षण मार दोगे, उन 45 लोगों के अंदर कम से कम आधे जो है एससी एसटी ओबीसी होने चाहिए थे। चलिए, नियत क्या कोई सरकार इस नियत से भर्ती करेगी कि मैं अगड़ों को भर्ती करना है मुझे, इसलिए मैं बाहर से भर्ती करूंगा? क्या ऐसा हो सकता है? और ये हमने कल भी बात की थी, जो 45 लोग आएंगे इसमें कोई जाति तो आप देख नहीं रहे, तो इसमें कोई पिछड़ा होगा नहीं होगा, ये मुमकिन है क्या? उसमें कोई भी हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है। लेकिन मूल बात ये उसमें यूपीए में जो टाइम पे जो ये एआरसी बना था, उस पर बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का बिल्कुल पार्ट रहा है, लेकिन किसी सरकार ने, चूंकि अगर आपका विजन बड़ा नहीं होता है तो आप लागू नहीं करते हैं। जब आप सोचते हैं कि सेमीकंडक्टर में हमारा भारत जो है दुनिया में खड़ा हो, तब आपको सोचते हैं कि सेमीकंडक्टर का एक्सपर्ट ऑफिसर कहां से मिल सकता है। जब आप सोचते हैं कि नेचुरल फार्मिंग में सेमीकंडक्टर का एक्सपर्ट वो क्यों नहीं हो सकता, वो कलेक्टर क्यों नहीं हो सकता? नहीं तो हो सकता है तो अप्लाई करें ना। मैं तंज में कह रहा हूं, होने को हो भी सकता है तो उसको वो भी अप्लाई करें। लेकिन उससे बेहतर होगा ना कोई उस फील्ड का आदमी आ जाए। 3 साल की रिस्क लेके कोई अप्लाई करेगा तो उसको थोड़े रोका जाएगा। आपको अगर नेचुरल फार्मिंग में आपको करना है, आप कैसे करेंगे? जो कि मतलब खान पान के क्षेत्र में जो हेल्दी फूड है उसके क्षेत्र में जो शोध हो रहा है उस पर आप कैसे करेंगे? तो इसलिए ये जो पूरी वैकेंसी अभी जो पॉइंट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सोचिए ये 3 साल की भर्ती है,
कोई आदमी अपने प्राइवेट सेक्टर से मान लीजिए कोई आता है तो कोई बड़ी अच्छी पोजीशन पर काम कर रहा होगा, वो तभी आएगा ना। तभी आएगा वो सब कुछ छोड़ छाड़ के 3 साल के लिए सरकार के साथ काम करने क्यों आ रहा है? नियत होगी उसकी भी कि भाई मैं यहां कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं। उसकी नियत होगी। और भारत को आवश्यकता है कि आप अगर दुनिया में महाशक्ति बनना चाहते हैं तो एक एक चीज में आपको एक्सपर्ट को लेके उसकी पॉलिसी करना, उसको इंप्लीमेंट करना। अब वो लोग आएंगे तो नए लोगों को भी तो ट्रेंड करेंगे उस काम में, तो भविष्य में एक इंफ्रास्ट्रक्चर उससे खड़ा होता है। क्योंकि जितने डिपार्टमेंट आप देखेंगे ना, वो सामान्य डिपार्टमेंट उसमें कुछ है ही नहीं जिसमें नॉर्मल हो जाए। इसीलिए मैं तो मतलब आपका चैनल बहुत देखा जाता है। मैं तो देशवासियों को कहूंगा कि देखिए, इसमें आरक्षण तो सबको उसके समर्थन में है, लेकिन अगर एक्सपर्ट कुछ चाहिए, नए क्षेत्रों में फील्ड में होना है खड़ा भारत को, उसके लिए कहीं से भी हो तो एक्सपर्ट लाके पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां तक कि उसके एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करने की जरूरत है। तभी उसका लाभ बाद में मिलेगा, देश को भी लाभ बाद में मिलेगा। लेकिन इसलिए राजनीतिक दृष्टि से जो विषय उठाया जा रहा है वो अपने ही सरकारों के रिकमेंडेशन को, वो अपनी ही सरकारों के रिकमेंडेशन को का वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ बाहर से एक अधिकारी को लाके बिठाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हिंदुस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लॉबी का जो चलता रहता है ना, कि आईएएस लॉबी किसी दूसरे को काम नहीं करने देती है, दूसरे जो ग्रुपिज्म है, वो आदमी आ तो जाएगा, लेकिन क्या उसको उतना फ्री हैंड रहेगा कि उसके ऊपर जो बॉस बैठे, जो बाबू लोग बैठे, उसको उतना फ्रीली काम करने देंगे? सरकार को यह भी देखना पड़ेगा कि वो इसका सबूत ये है आपकी जवाब की बात का कि वो जो 63 पिछली बार भर्ती हुए थे उसमें जो 57 आज भी काम कर रहे हैं। नहीं, इसमें ठीक है, काम कर रहे हैं वो भी, लेकिन कितने लोग आएंगे ये बात भी देखना होगा ना कि 57 लोगों का अनुभव कैसा। अब वो तो आ गए, क्या वो उनको लग रहा है कि यहाँ पर एक जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के अंदर आईएएस लॉबी का चलता। अभी मैं परसों एक अधिकारी से बात कर रहा था ब्यूरोक्रेट से, इसी संदर्भ में लेके, तो उनका कहना था कि हम सब जगह काम कर सकते हैं, बाहर से लाने की जरूरत क्यों है? वो तो कहेंगे ही। तो उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा देखिए हमारे विदेश मंत्री को, पहले ब्यूरोक्रेट आप कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कई हमारे ब्यूरोक्रेट से जो मंत्री में गए मोदी सरकार में और बढ़िया नेता बन गए, तो बोले हम नेता भी अच्छे बन सकते हैं, हम प्रशासन भी अच्छे से चला सकते हैं। बोले तो ये सोचना कि हम किसी विभाग में काम नहीं कर सकते, बाहर से लाना पड़ेगा, बोले ये पूरी तरीके से सही नहीं है। हमारे पास भी आदमी है और बोले ऐसे लोग हैं जिनको आप ट्रेनिंग दो, वो कर सकते हैं काम। तो मुझे लग रहा है कि अंदर भी इस बात को लेकर एक सरकार के अंदर बड़ा विरोध है। कौन सा किसी ने सारी ब्यूरोक्रेसी बदल दी सर? 50 लोग आने वाले हैं मात्र, क्या हो जाएगा इससे? अगर किसी स्पेसिफिक काम के लिए उनको आना चाहिए, लेकिन उनको कितने मतलब 30 से ज्यादा सब आप अगर उसका पूरा ये बता दूं, इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए कि इंटेल कंपनी, यूएस की कंपनी है, उसकी जो सीईओ थी इंडिया की, निवृत्ति राय, वो आज 7.5 करोड़ की एनुअल सैलरी छोड़ के इन्वेस्ट इंडिया की चेयरमैन है। क्या बात? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर 8 करोड़ जिसको सैलरी मिल रही हो, वो ये छोड़ के आए लेटरल एंट्री से, कुछ कर नहीं आया होगा। तो दूसरा आप यूएस को देखिए, यूएस में डॉक्टर विवेक मूर्ति, वहां के यूएस के सर्जन जनरल, एक आईएएस ऑफिसर या किसी की वहां पे सिविल सर्वेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ना, बाइडेन ने 11 इंडियन ओरिजिन के वहां पे पब्लिक पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेके उनको वो चार्ज दिए। तुम्हारी